1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड सो ऑन इक्वल टू इन्फिनिटी और समथिंग एल्स। हमें कुछ नहीं पता, तो मान लेते हैं इतना इक्वल टू एस है। फिर उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ प्रोसेस, तयशुदा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो मान लेते हैं x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। उसके बाद 1 माइनस एक्स निकालते हैं, 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं। जब ये करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी वही आती है जो x की वैल्यू आ रही थी, मतलब x इक्वल टू 1 माइनस एक्स ही है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। ये बस एक रणनीति है इस वैल्यू के नजदीक पहुंचने के लिए। वैसे आप जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो कहां तक जोड़ना है यही नहीं पता, तो जोड़ के क्या आएगा ये कैसे पता होगा। अब हम दूसरी वैल्यू मानते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 ऐसे है। तो दोनों तरफ आप 0 0 ऐड करते हैं। तब इसको ऐसे क्रम में सजाते हैं कि 1 के नीचे 0 आ जाए, 2 के नीचे 1 आ जाए, इस तरह से। जब इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 2y इक्वल टू एक्स आ जाता है, यानी कि वही वैल्यू जो हम लोग पीछे मान के बैठे थे, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ऐसा। इसका मतलब 2y इक्वल टू एक्स आ गया, जिसकी वैल्यू पहले से दी हुई थी, मतलब हमने निकाला था 1/2। तो y की वैल्यू आ गई 1/4। अब हमारे पास है दो वैल्यू। पहले तो s की वैल्यू जो मतलब जो हमें निकालनी है, s की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन जो भी है, एंड y की वैल्यू है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 एंड सो ऑन। अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें, यानी कि s माइनस वाई निकालें, तो क्या आता है? s माइनस वाई इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 12 ऐसा करके आ रहा है, यानी कि एक 4 का टेबल आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो s माइनस वाई इक्वल टू 4s है ना। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करके हम प्राप्त कर पा रहे हैं s इक्वल टू -1/12। क्या ये संभव है या नहीं, हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। क्या इसमें हमने कुछ लोचा किया है या जिसने सॉल्व किया है उसने कोई लोचा किया है? तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें हमने गलत क्या किया है। हमने इसमें इनफिनाइट टर्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया। जब हम 1 माइनस एक्स की वैल्यू लिख रहे थे, माइनस से हमने किसी इनफिनाइट सीरीज में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हमने ऐसा पहले कभी किया है? हम हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल करते हैं एक फाइनाइट टर्म्स के लिए, और वो भी सिर्फ एक एग्जाम्स के रूप में। कहीं इसका प्रूफ हमें कथित तौर पर नहीं मिला। अगर आपके पास हो तो हमें बता दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अलजेब्रा को मैनिपुलेट करके ये वैल्यू निकाल लिया है। इसका आंसर तो आ गया, लेकिन सही आया या गलत इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। खैर छोड़िए, हम दूसरे तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब की बार देखते हैं, शायद पॉजिटिव आ जाए। अब ये पॉजिटिव ही नहीं आ रहा है इसकी वैल्यू, अब जबकि हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ रहे हैं, है ना, थोड़ा अजीब। खैर छोड़िए, अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से s इक्वल टू लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब 1 को अलग रख देते हैं, उसके बाद ट्रिपल्स बनाते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर 5 प्लस 6 प्लस 7। इस तरह से ट्रिपल्स बनाते जाते हैं क्रम से 3 3 नंबर को सजा करके। तो आप देखिएगा कि s इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 27 डॉट 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 सो ऑन। s इक्वल टू 1 प्लस 9 का टेबल, यानी कि 1 प्लस 9 ब्रैकेट में इस तरह से आप सजा के इसको लिखेंगे तो फिर पता चलेगा कि s इक्वल टू -1/8 आ रहा है। अगेन निगेटिव, भारी प्रॉब्लमेटिक। यहाँ पर हमने पुनः डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का इस्तेमाल किया, फिर वही इस्तेमाल किया है और फिर वैल्यू बदल गया। आप गलती नहीं खोज सकते इसमें, इसके अलावा कुछ और शायद। लेकिन वैज्ञानिकों को रहता है कि हम किसी न किसी कैलकुलेशन पर पहुंचे, आखिर तक पहुंचे, तो इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। हम अगर ऐसा मान के चलें, इनफिनाइट टर्म्स के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन आप देखिए, जब हम कैलकुलस सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस तरह के समेशंस के लिए हम करते हैं या नहीं करते, बताएं। करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज होता है। मतलब ये है कि हम कन्वर्जेंट सीरीज के लिए
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जिस सीरीज को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या ये कन्वर्जेंट है? चलिए चेक कर लेते हैं। इसके नेसेसरी कंडीशन में होता है कि लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 है, नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो अगर इसका हम चेक करके देखते हैं तो ये इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब 0 नहीं आता है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। और डाइवर्जेंट जैसे ही है, इसका मतलब इसके लिए हम इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब हमने जो पहली बार में निकाला वो गलत है, दूसरी बार में जो निकाला वो भी गलत था। खैर चलिए तीसरे तरीके से इसको निकाल के देखते हैं। रीमान जीटा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब हम 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² इक्वल टू π²/6 निकाले थे, जो रीमान जीटा फंक्शन का इस्तेमाल करके, वही इसमें इस्तेमाल करते हैं। वहां पर क्या था, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/n⁻²था। लेकिन हमें यहाँ पर इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/n⁻⁻1, यानी कि s का वैल्यू -1 लेकर के इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इतना बड़ा फंक्शन होता है, इसका सॉल्यूशन आप खुद ही देख लीजिएगा। और जीटा -1 की वैल्यू जब निकालते हैं तो भी -1/12 आता है। मतलब ताली बजाने वाली बात तो यहाँ हो गई, क्योंकि पहली बार जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो वहां पर भी -1/12 भी आया था। लेकिन ठहरिए, रीमान जीटा फंक्शन का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। इसलिए यहाँ पर अगर हमने रीमान जीटा फंक्शन लगाया है तो हमने बहुत बड़ा पाप किया है, गलत है, ये नहीं लगा सकते, एकदम संपूर्ण रूप से नहीं लगा सकते। अरे -1 डोमेन से ही बाहर है जीटा फंक्शन के, मतलब खत्म, नहीं कर सकते। अब आप ही हमको बताइए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 इक्वल टू -1/12 सही है या -1/8 सही है, या फिर क्या सही है? हालांकि इसकी वैल्यू -1/12 रामानुजन समेशन ऑफ नेचुरल नंबर के रूप में जाना जाता है, और वो सही है क्योंकि हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन साहब ने ये दिया है। कुछ तो लोचा हो रहा है। आपके पास अगर कोई और सॉल्यूशन है या फिर कोई और अप्रोच है तो आप हमें ज़रूर भेजिए, और बाकी ये सही है या गलत, या इसमें कहाँ गलती हुई, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।